अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। यूं किसी के कहने पर कि उसे छोड़ दो और मुझे बंद कर दो, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने उसे दोस्ताना लहजे में कहा, तुम पूरी बात करो। अगर तुम्हारा बयान मेरे लिए काबिल कबूल हुआ तो मैं तुम्हारे सामने इन दोनों को पूरी इज्जत से थाने से रुखसत करूंगा। अल्लाह आपका भला करे, उसने कहा। फिर सुकून और इत्मीनान की आह भरकर उसने अपना बयान यूं दिया। मुझे उम्मीद थी कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। आपके थाने से मुझे पता चलता रहा है कि आप किस तरह की तफ्तीश कर रहे हैं। जब आपने हफीज़ और वहीदा को बुलाया था उसके थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया था। फिर मैंने पूरी नज़र रखी कि आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। सिर्फ मैं जानता हूँ कि ये दोनों इस जुर्म के मुजरिम नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इन्हें छोड़ देंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने इन्हें रज्जी के बयान पर पकड़ा है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि रज्जी को कुछ और भी मालूम नहीं था। रज्जी को यहाँ तक ही इल्म था कि वहीदा बख्तियार के इंतज़ार में फला रात को फला वक्त खानका वाले खड्डों के पास मौजूद होगी और बख्तियार उसके पास जाएगा। इस मुलाकात का इंतज़ाम रज्जी नहीं किया था। रज्जी को तो ये भी मालूम नहीं कि वहीदा वहाँ गई थी या नहीं, और रज्जी ये भी नहीं जानती कि इस मुलाकात को रोकने के लिए बख्तियार के पीछे कौन कौन गया था। वो मैं था। बात आगे करने से पहले मुझे ये बताओ कि वहीदा तुम्हारी क्या लगती है। और मैंने उससे ये पूछा। आपको तवक्को होगी कि मैं खून का कोई रिश्ता बताऊंगा, उसने जवाब दिया। मेरा वहीदा के साथ जो रिश्ता है इसे आप रूह का रिश्ता कह लें या दिल का। इसके इस जवाब से मुझे इत्मीनान हुआ कि ये शख्स जो बयान दे रहा है वो गलत नहीं हो सकता। मैं अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। मैंने रूह और दिल के रिश्तों वाले अक्सर देखे हैं। मैंने देखा है कि भाई अपनी सगी बहनों के लिए इतना इसार नहीं कर सकते जितना रूह और दिल के रिश्तों वाले करते हैं। आजकल अखलाक और किरदार इस कदर बिगड़ गए हैं कि मगरिब ज़दा सोसाइटी में हमारे बाद पाकिस्तानी अपने दोस्तों के साथ बज़ाहिर जायज़ तरीके से, जिसे वो तहजीब कहते हैं, बीवियों और बहनों का तबादला भी कर लिया करते हैं। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त मुँह बोले बहन भाई अक्सर देखने में आते थे। ऐसे भाई अपनी मुँह बोली बहनों के लिए जाने कुर्बान कर दिया करते थे। मैंने उस शख्स को भी जिसने अपना नाम सगीर बताया था वहीदा का मुँह बोला भाई समझा। चेहरे मोहरे से यह आदमी नशे सा लगता था। ऐसे आदमियों से हर तरह के ईसार और हिमाकत की तवक्को रखी जा सकती थी। जनाब मलिक साहब, वो कह रहा था, मैं सबसे पहले आपको वहीदा के साथ अपना रिश्ता बता दूं। वहीदा मेरी बिरादरी की लड़की है। वो जब 12-13 साल की थी तो मेरे दिल को अच्छी लगने लगी। जो जो दिन गुजरते गए वहीदा का अच्छा लगना एक ऐसी मोहब्बत बन गया जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं हीले बहाने करके हर रोज़ वहीदा को देख लिया करूं। मेरे दिल में वहीदा के लिए हमदर्दी भी थी। हमदर्दी इसलिए भी थी कि उसके रिश्तेदारों ने उसके बाप को दिन दहाड़े गली में कत्ल कर दिया। उनमें से एक आदमी को फांसी की सज़ा हुई और दूसरे को 10 साल सजाए कैद। ये जायदाद का तनाज़ा था जो बाद में अदालत में चला गया था। अदालत ने वहीदा की माँ की मिल्कियत पूरी पूरी तस्लीम कर ली थी। अगर ये जायदाद वहीदा की माँ को न मिलती तो वो माँ बेटी भीख मांगती फिरती। इनके लिए अल्लाह का और इसके बाद जायदाद का बड़ा सहारा था जो अब भी है। वहीदा का कोई भाई नहीं। जिस तरह वहीदा खूबसूरत है इसी तरह उसकी माँ भी खूबसूरत थी। लोगों को आप जानते हैं कि बेआसरा बेवा को वो बड़ी कमज़ोर चीज़ समझते हैं और उसे सौ लालच देते हैं। वहीदा की माँ के करीबी रिश्तेदार कोई नहीं थे। दूर के रिश्तेदारों ने उसकी परवाह न की। इस औरत की अब दुश्मनी भी पैदा हो गई थी। ये औरत दो किस्म के आदमियों के घेरे में आ गई। एक जो उसे आरजी या मुस्तकिल बीवी बनाना चाहते थे, दूसरे उसके दुश्मन। इब्तिदा में इसे तंग और परेशान किया गया। उस वक्त इस औरत की उम्र 30 साल से कुछ ऊपर हो चुकी थी। सब कहते थे कि अब ये औरत गुमराही की ज़िंदगी गुजारेगी या इसकी ज़िंदगी तलखियों में गुजरेगी। जनाब मलिक साहब, मैं अब भी चाहता हूँ कि इस औरत के पाँव पर सजदा करूँ। इसने अपनी आबरू को अपना ईमान बना लिया और मर्द बनकर मर्दों के सामने आ गई। मैं अगर इस औरत की मर्दानगी की कहानी सुनाने लगूं तो आप मानेंगे नहीं और दूसरे आप मुझे चुप करा देंगे और कहेंगे कि तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने ये वारदात किस तरह की है। मुख्तसर ये कि इस औरत ने किसी गैर मर्द का सहारा नहीं लिया। गली में खड़े होकर इसने महल्ले के 3-4 मोअज़्ज़िज़ आदमी बुलाए
और जिस किसी ने उसे परेशान किया था या कोई उल्टी सीधी बात कह दी थी, उसे उसके घर से या उसकी दुकान से गिरेबान से पकड़ कर ले आई और मोजिज़ लोगों के दरमियान ला खड़ा किया। क्या आप मानेंगे कि इसने 2 हट्टे-कट्टे जवानों को गली में उल्टा कर दिया था। अब तक लोग इससे डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसे महल्ले के बुजुर्गों ने दूसरी शादी के मशवरे भी दिए थे, लेकिन इसने अपने दिल से अपने मरे हुए हामिद का नाम निकलने न दिया। अगर आज वो जिंदा होती तो वो यहाँ थाने में बैठी होती, और अगर वहीदा मुजरिम होती तो माँ अपने हाथों से उसका गला घोट देती, और अगर आप इसे बेगुनाह हवालात में बंद कर देते तो फिर आपकी खैर नहीं थी। वहीदा इस माँ की बेटी है, इसमें भी माँ ने अपने जैसे औसाफ और अपनी जैसी दिलेरी पैदा की है। ये वहीदा मेरे दिल में उतर गई थी। आप जानते हैं कि लड़की जब जवान होती है तो जहाँ उसका रिश्ता लेने वाले उसके घर के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ बास मगज फिरे जवान उससे दोस्ती हासिल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। फिर जिसे रिश्ता नहीं मिलता या जिसे लड़की दोस्ती से धुतकार देती है, वो उसे बदनाम करने लगते हैं। लेकिन वहीदा के चाल चलन के मुताबिक कभी किसी ने कोई बात न की, बल्कि महल्ले वाले वहीदा के इखलाक की कस्में खाते थे। मैं लड़कपन में वहीदा के घर जाया करता था। ये सिलसिला हमारे जवान होने तक जारी रहा। वहीदा 16-17 साल की हुई तो भी उसने मेरे साथ बचपन और लड़कपन वाली बेतकल्लुफ़ी रखी। मैंने एक रोज़ वहीदा से अपनी दिली मोहब्बत का इजहार कर दिया। वहीदा ने बुरा नहीं जाना। उसने कहा कि उसकी माँ मुझे पसंद करती है, मैं अपनी माँ से कहूँ कि वो मेरी माँ के पास आए। मैंने वहीदा से कहा कि मैं उसका रिश्ता ही हासिल करना चाहता हूँ, और अगर उसका रिश्ता ना मिला तो मैं उसकी मोहब्बत को दिल से नहीं निकालूंगा, और मैं कसम खाता हूँ कि सारी उम्र शादी भी नहीं करूँगा। वहीदा ने मुझे बड़ी संजीदगी से कहा कि बेवकूफ़ी की बातें ना करो। अल्लाह को हमारा मेल मंजूर हुआ तो हमारी शादी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो अपनी अपनी किस्मत है, तुम कहीं और शादी कर लेना। जनाब मलिक साहब, वहीदा ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, लेकिन उसका रिश्ता मुझे न मिल सका। जब रिश्ते से जवाब हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। इस इनकार के बावजूद मैं उसके घर जाता रहा और उसकी माँ मुझे पहले की तरह अच्छा समझती रही। एक रोज़ वहीदा की माँ ने मुझे अपने पास बिठा लिया और बड़े प्यार से मुझे समझाने लगी कि उसने रिश्ते से इनकार क्यों किया है। उसने इनकार की वजह ये बताई कि मेरी माँ बड़ी तंग नज़र और लड़ाका औरत है, और मेरा बाप उससे भी 2 हाथ आगे है। हमारी हवेली तो खासी बड़ी है, लेकिन हम 6 भाई और 2 बहनें हैं। वहीदा की माँ कहती थी कि वहीदा उसकी एक ही बेटी है और उसे वो ऐसी जगह देगी जहाँ एक तो उसे सास ससुर अच्छे मिले और दूसरे अलग थलग रहने वाला खामिद मिले। उसने ठीक कहा था। मेरे माँ बाप ने घर को हमारे लिए भी जहन्नम बना रखा था। मैं अगर वहीदा को ब्याह लाता तो इसी जहन्नम के एक कोने में उसे बिठा देता। वहीदा की माँ ने मुझे कहा कि मेरे घर आते रहा करो, तुम मुझे अच्छे लगते हो। वहीदा ने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन मेरी मोहब्बत की उसने बहुत कदर की। वो मानती थी कि मैं उसे रूह की गहराइयों से चाहता हूँ, लेकिन वो अपनी माँ के हुक्म को ईमान का दर्जा देती थी। फिर मलिक साहब 2 साल गुजरे। वहीदा की शादी हफीज़ के साथ हो गई। सच पूछिए तो हफीज़ वहीदा के ही काबिल था, हंसमुख और दिलेर। वो रहने वाला तो कहीं और का है, यहाँ उसका कारोबार और बड़ा अच्छा मकान है। वहीदा इस कदर पाक और बाअखलाक लड़की है कि उसने मुझे अपने खामिद के घर बुलाया। मैं गया तो उसने मुझे अपने खामिद से भी मिलवाया और कहा कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये जब चाहेगा मेरे घर आएगा। हाफिज बड़े खुले दिल का आदमी है। वो मुझसे बगलगीर होकर मिला। यूँ समझिए कि वहीदा ने मुझे खरीद लिया। उसकी मोहब्बत मेरे लिए पागलपन की सूरत इख्तियार कर गई। मैं उस वक्त अपने आप को इस दुनिया में समझता था जब मैं कभी कभार वहीदा के घर जाता था। वहाँ से निकलकर मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मैं घर वालों के लिए बेकार हो गया था। मुझे बाप और भाइयों ने मारा पीटा भी कि मैं बिल्कुल निकम्मा हो गया हूँ। मैंने चर्च में सुकून हासिल कर लिया। यहाँ से मैं चर्च का आदी हो गया। चर्च ने मुझे गलत लोगों की मंडली में जा बिठाया। बड़ी तेजी से मैं बदमाशों की कतार में शामिल हो गया और लोग मुझे बदमाश समझने भी लगे। बदमाशों की मंडली में मेरी मुलाकात रज्जी से हुई। रज्जी के मुतालिक पता चला कि दरपर्दा क्या कुछ कर सकती है। मेरा उसके साथ वैसा ही दोस्ताना हो गया। आप जानते हैं कि इस किस्म की औरतें किसी का राज अपने दिल में नहीं रखा करती। एक रोज़ उसने खुद ही मुझे कहा कि तुमने कभी मुझे कोई काम नहीं बताया। मैं चर्च के नशे में था। मैंने उसे कहा कि मेरे सामने परी को ला खड़ा कर दो तो मैं उसको भी लात मार दूंगा। उसने कहा कि तुम किस परी के चक्कर में पड़े हुए हो। मैंने उसे वहीदा का नाम बता दिया।
यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि वहीदा ने मुझे अपने घर में आने की खुली इजाज़त दे दी थी, लेकिन मैं 2-3 मरतबा ही उसके घर गया। उसके फ़ौरन बाद मैंने चेस पीनी शुरू कर दी और मेरा शुमार बदमाशों में होने लगा। तो मैंने वहीदा के घर न जाने की कसम खा ली। वो घर मेरे लिए बड़ा पाक है जहाँ वहीदा रहती है। मैं इस घर के दरवाजे को अपने नापाक साए से भी पाक रखना चाहता था। यूं समझ लें कि वहीदा के साथ मेरा इस तरह ताल्लुक टूट गया कि मैं उसके घर नहीं जाता था, कभी दूर से देख लेता था, लेकिन उसकी मोहब्बत ऐसी थी जैसे मैं सांस लेता था। अगर मैं इस मोहब्बत को दिल से निकाल देता तो वो मेरा आखिरी सांस होता। थोड़े दिनों की बात है कि रज्जी से मुलाकात हुई, गपशप चली तो उसने कहा कि अपनी जिस परी की खातिर तुम आसमान की परियों को लात मारते थे ना, वो किसी और की हो चुकी है। मैंने पूछा कि वो किसकी बात कर रही है। उसने वहीदा का नाम लिया। मैंने इस कदर जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो औरत जात चकरा कर गिरी। वो कोई शरीफ औरत नहीं थी। उसने मुझे खूब गालियां दी और कहा कि वो मुझे वहीदा को एक गैर मर्द के साथ मौके पर ही दिखाएगी। अगर मुझे जरा सा भी यकीन होता कि ये बदमाश औरत सच कह रही है तो मैं उसी वक्त वहीदा के घर चला जाता, लेकिन रज्जी को मैं जानता था। दो दिलों को जोड़ना और किसी से पैसे लेकर जुड़े हुए दो दिलों को तोड़ना उसका कारोबार और उसका कमाल था। मैंने उसे कहा कि मैं उसे थोड़े से दिनों की मोहलत दूंगा, या तो वो मेरे पाँव पर सर रख कर माफ़ी मांगे या मुझे वहीदा को किसी गैर मर्द के साथ दिखाए और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। 4 ही दिन गुजरे थे कि रज्जी मिली और कहने लगी कि आज रात फना वक्त खानका के खड्डों के पास चले जाना, वहां तुम्हें बख्तियार और वहीदा इकट्ठे मिलेंगे, या वहीदा खड़ी मिलेगी या बख्तियार अकेला खड़ा नजर आएगा और वहीदा वहां आ जाएगी। मैं अकल से तो आरी हो ही चुका था। जब मैं चर्च के नशे में होता था तो समझता था कि मुझ में अकल है। मैंने घर से कुल्हाड़ी ली और वहीदा की गली के नुक्कड़ पर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद गली की बत्ती की रोशनी में मैंने हफीज को घर से निकलते देखा। वो एक तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वहीदा बाहर निकली। उसने दरवाजे में रुककर दाएं बाएं देखा और वो भी चली गई। मैं उसके पीछे चल पड़ा। गलियों के 2-3 मोड़ मुड़कर मैदान शुरू हो जाता है। वहीदा इस मैदान में निकल गई और वो खानका की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गया। एक तरफ से एक और महल्ले की गली मैदान से मिलती है, वहां बत्ती लगी हुई है। मैं इस गली के करीब से गुजरने लगा तो एक आदमी गली में से मैदान की तरफ निकला। उसने मेरी तरफ न देखा था, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी तरह उसे पहचान लिया। वो बख्तियार था। अब कोई शक न रहा। मेरा दिमाग फिर गया। जब बख्तियार खासा आगे चला गया जिधर वहीदा गई थी, तो मैं भी उसके पीछे चला गया। अब गहरा अंधेरा था। मुझे बख्तियार एक साए की तरह नजर आ रहा था। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक और साया सा खड़ा नजर आया। इस पर कोई शक न था कि वो वहीदा ही थी। मैं और तेज चल पड़ा। बख्तियार इस कदर मस्ती में था कि उसे अपने गिरदोपेश का भी कोई होश न था। मैं वहीदा से थोड़ी ही दूर रह गया। मैं तेजी से उस तक पहुंचा। तब उसने पीछे मुड़कर देखा। वो जूं ही पीछे मुड़ा, मैंने कुल्हाड़ी का पहला वार उसके सर पर किया जो शायद उसके माथे पर लगा। वो इधर उधर हुआ तो मेरा दूसरा वार उसके कंधे पर पड़ा। वो घूमा और जरा सा झुका। मैंने तीसरा वार उसकी पीठ पर किया। मुझे उम्मीद थी कि ये 3 बार उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। मैं फैसला न कर सका कि वहीदा को भी यहीं खत्म कर दूं या क्या करूं। मैंने इतने में मैंने देखा कि एक और आदमी चला आ रहा है। मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर वहां से पीछे को चल पड़ा। आपको इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि ये 2-3 दिन मैंने किस तरह गुजारे। कभी मैं इरादा करता कि वहीदा को भी कत्ल कर दूं, फिर ख्याल आता कि मैं अपनी रूह को नहीं मार सकूंगा। मेरे याराने बड़े लंबे हैं। मुझे पता चलता रहा कि थाने में क्या कार्रवाई हो रही है। आखिर पता चला कि हफीज और वहीदा को थाने बुलाया गया है और फिर यह भी मुझे पता चल गया कि दोनों के खुरे मिल गए हैं। फिर आज ही सुबह उठते ही मुझे किसी ने बताया कि रात को हफीज और वहीदा के घर की पुलिस ने तलाशी ली है और दोनों को हवालात में बंद कर दिया है। जनाब मलिक साहब, वहीदा गुनाहगार ही सही, लेकिन ये जुर्म उसने नहीं किया जिसमें आपने उसे हवालात में बंद कर दिया है। आप करम करें और इन्हें छोड़ दें। मैंने कुल्हाड़ी आपको दे दी है। मेरे घर चलें और मैं वो कपड़े भी आपको दे दूंगा जिन पर खून के चंद एक छींटे पड़े हुए थे। इसके बाद मैंने जो कुछ किया वो पुलिस की कार्रवाई थी, जो सारी की सारी बयान करने की जरूरत नहीं। मैंने हफीज से अलग से ये पूछा कि वारदात की रात वो और वहीदा अपने घर से किस तरह निकले थे। हफीज ने बताया कि पहले वो निकला था और वहीदा कुछ देर बाद निकली थी। हमने ये तरीका इसलिए इख्तियार किया था कि अगर रज्जी कहीं देख रही हो
तो उसे कोई शक न गुजरे। मैंने वहीदा से यही बात पूछी तो उसने भी बिल्कुल यही जवाब दिया। घंटे डेढ़ घंटे बाद सगीर के वो कपड़े भी मेरे पास आ गए जिन पर खून के छिट्टे धुले हुए थे, लेकिन हल्के हल्के दाग अभी बाकी थे। मैंने उसी रोज हफीज की कुल्हाड़ी की बजाय सगीर की कुल्हाड़ी केमिकल एग्जामिनर के पास पार्सल बनाकर दस्ती भेज दी। कुल्हाड़ी और उसकी रिपोर्ट को तो 2 रोज बाद आना था। सगीर के बयान के मुताबिक मैंने शाम तक खासी शहादत इकट्ठी कर ली। अलबत्ता एनी शायद कोई नहीं था। दरअसल एनी शायद मेरे कब्जे में था और वो थी वहीदा। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि वहीदा को पेश नहीं करूंगा। मैंने रात तकरीबन 10 बजे हफीज और वहीदा को हवालात से निकाला और उन्हें अपने दफ्तर में बिठा दिया, जहां सगीर पहले ही बैठा हुआ था। मैंने इन दोनों से कहा कि देख लो, तुम्हारे मजाक ने एक आदमी को मौत तक पहुंचाया है और यह आदमी जेल जा रहा है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। बहुत देर बातें सुनने सुनाने के बाद सगीर को यकीन हो गया कि वहीदा हमेशा पाक रही है और अब भी पाक है और ये मियाँ बीवी बख्तियार को सबक सिखाना चाहते थे। वहीदा की जज्बातियत का यह आलम था कि वो जोश से उठी और उसने सगीर को बाजू में लेकर गले लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। बख्तियार 20 रोज बाद अस्पताल से निकल आया। मैंने सगीर का चालान अदालत में पेश कर दिया। 6-7 महीने मुकदमा चला और सगीर अदम सबूत की बिना पर बरी होकर घर आ गया। मैंने हफीज और वहीदा को इस केस में शामिल ही न किया। सगीर ने मजिस्ट्रेट के पास ज़ेर दिफा 164 इकबाली बयान कलमबंद कराया था, लेकिन मेरे दरपर्दा कहने पर सेशन कोर्ट में जाकर वो इस बयान से मुनहरिफ हो गया। उसे आखिर बरी होना ही पड़ा। ये केस खत्म हो गया। हर थानेदार की ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मुलजिमों को सजा जरूर मिले। मुलजिमों का सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार करना खासा मुश्किल और पेचीदा काम होता है। इसके बाद मुकदमा इस तरह कायम करना कि मुलजिम सजा से बच न सकें, सुराग रसानी से ज्यादा मुश्किल काम है। अगर मुलजिम बरी हो जाए तो मुतालिका थानेदार को अपनी नाकामी का अफसोस होता है, लेकिन इस वारदात में मुलजिम सगीर बरी हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस खुशी का बाइस बयान कर चुका हूँ।